हेलो फ्रेंड्स। तो हाजिर हूँ मैं आज आपके बीच एक न्यू ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। इस शो की स्टोरी कुछ ऐसी है। इसमें दो फीमेल लीड हैं और दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। एक हाई सोसाइटी से बिलोंग करने वाली लड़के घुमाने वाली बिगड़ार शहजादी है, तो दूसरी लो सोसाइटी की सीधी सादी मेहनती लड़की। पर एक एक्सीडेंट उन दोनों की लाइफ को एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व करा देता है और लो सोसाइटी गर्ल जो अपनी मेमोरी खो चुकी है उसे हाई सोसाइटी गर्ल के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसके पास्ट में गलतियों के कारण उसका बॉयफ्रेंड उससे बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है। इनकी ये फेस पर एक अलग ही तरीके की मास्क लगी हुई हिडन आइडेंटिटी वाली केमिस्ट्री देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए स्टोरी पर नज़र डालते हैं। थैंक यू। स्टोरी की शुरुआत में हमें हमारी फर्स्ट फीमेल लीड नादा को दिखाते हैं, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो अपनी मॉम को उनके वर्कलोड में सपोर्ट करती है। इनका खुद का एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और नादा खुद ही फूड डिलीवरी का काम किया करती है। नादा का एक छोटा सा पार्लर भी है। वो हर मुमकिन कोशिश करती है जिससे उन्हें एक्सपेंसेस कैरी करने में प्रॉब्लम ना हो। ये नादा का बेस्ट फ्रेंड डीन है, जो उसे अपनी दोस्त से बढ़कर मानता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नादा फूड डिलीवरी के लिए जा रही थी तो उसका ध्यान कहीं और ही था, सो आगे वाली गाड़ी में टक्कर मार देती है। नादा टेंशन में आ जाती है और उनसे सॉरी पर सॉरी बोलने लग जाती है कि मैंने जानबूझकर टक्कर नहीं मारी, गलती से हो गया और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो आपको रिपेयर के लिए दे सकूं। तभी गाड़ी के अंदर से एक आवाज़ आती है कि कोई बात नहीं, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम जा सकती हो। नादा उससे थैंक यू बोलती है और आकर देखने लगती है कि आखिर इतना काइंड आदमी है कौन, और ये है हमारा मेल लीड रात, अ वेरी वेल नोन बिजनेसमैन। नादा उससे कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस्ड होती है। आगे हमारी सेकंड फीमेल लीड लू काओ, जिसे मैं काओ बोलने वाली हूँ, की एंट्री होती है। वैसे तो दोनों रोल सेम एक्ट्रेस ने ही प्ले किया है, पर शो में ये दो अलग अलग पर्सनालिटी हैं। एंड रात इसका बॉयफ्रेंड है, दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं, सो रात इसे अच्छे से जानता और समझता भी है। इसके बाद एक पॉलिटिशियन कपल को दिखाते हैं जिसका नाम है मिस्टर थन, और ये है इनका बेटा पेच, जो हर टाइम इनसे पैसे ही मांगते रहता है, लेकिन उसकी स्टेप मदर उन्हें उससे ज़्यादा पैसे नहीं देने देती हैं, जिस वजह से इनकी कुछ खास बनती भी नहीं है। वहीं काओ की नज़रें जब पेज पर पड़ती है तो इसके फेस पर एक अजीब ही तरह की खुशी दिखने लग जाती है, और हम व्यूअर्स को भी पता लगता है कि इनके बीच जरूर कोई ना कोई खिचड़ी तो पक ही रही है। यहाँ पर सभी लोग एक इवेंट अटेंड करने के लिए आए थे। काओ की मॉम मिसेस फादी लाबेल इंस्टीट्यूशन, जो कि थाईलैंड का मोस्ट फेमस प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूशन था, उसकी सीईओ हैं और पिछले 30 सालों से इसे रन कर रही हैं। एंड ये है यहाँ के चीफ प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर गोसन। साथ ही इन लोगों ने लोगों की प्लास्टिक सर्जरी कर उन्हें एक बिल्कुल न्यू लाइफ देने में बहुत प्रोग्रेस भी कर ली है। ये ऑलमोस्ट उनके लुक को ही चेंज कर दिया करते हैं। पेशेंट की पूरी लुक ही बदल जाती है। तो इनके इसी सक्सेस की पार्टी चल रही थी। इसके बाद रात काओ को हर जगह पर खोजने लग जाता है, क्योंकि वो एकदम से गायब ही हो गई थी। वहीं दूसरे साइड हमें दिखाते हैं कि काओ तो यहाँ पर पेज के साथ थी और इनका फुल रोमांस ऑन था। रात उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच जाता है, पर इन मोमेंट पर दोनों अलग हो जाते हैं और वहाँ का माहौल वो बिल्कुल चेंज ही हो जाता है। मीन्स कि काओ रात के पीठ पीछे अफेयर्स कर रही थी। मिसेस वादी पॉलिटिशियन थन को एक डिजाइन दिखाती हुई कहती हैं कि हम पूकेत में ये बिल्डिंग बनाने का प्लान कर रहे हैं, जिससे कि अपने इस टैलेंट को आगे एक्सपेंड कर सकें। मिस्टर थन बहुत खुश लग रहे थे, क्योंकि फाइनेंस का सारा काम इनका ही था। लैंड का पूरा पैसा इनका लगा था।
बदले में इनकी प्रॉफिट में से शेयर थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रीजन चाहे जो हो, काओ का उसकी मॉम के साथ बिल्कुल भी नहीं बनता है। हर वक्त उन पर गुस्सा ही करती रहती है और रात उसे काम डाउन करने की कोशिश में लगा रहता है। थोड़ी देर बाद मिसेस वादी को एक कॉल आता है और पता लगता है कि पुकेट में जो इन्होंने लैंड परचेज किया था वो बिल्डिंग बनाने के लिए, वो लैंड इलीगल है और अब उसे सीज कर लिया गया है, जिस वजह से ये पूरी परेशान हो जाती हैं क्योंकि मिस्टर थन ने उस लैंड के लिए जो पैसे दिए थे उसके बदले में इन्होंने लीगली अपनी लाबेल इंस्टीट्यूशन को गिरवी रख दी थी। अगर आपको कोई पैसे दे रहा है तो बाद में फिर आप उसे पैसे रिटर्न कर पाओ या फिर नहीं, इसीलिए सेकंड पार्टी को ऑप्शन में कुछ तो देना होता है ना। तो वही मिसेस वादी कहती हैं, कुछ भी हो जाए मैं अपनी अब तक की मेहनत लाबेल को इतनी आसानी से लूज नहीं कर सकती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसके बाद काओ अपने डैड से मिलने उनकी कब्र पर आती है, जहाँ फिर रात उसे बहुत ही स्वीटली प्रपोज करता है और शादी के लिए पूछता है, जिसके लिए काओ हैप्पीली अग्री भी कर देती है। इसका तो समझ ही नहीं आता कि आखिर इसके माइंड में चल क्या रहा है। मिसेस वादी लैंड के बारे में पता लगाने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंचती हैं, पर वो तो सीधा अपनी हाथ ही खड़ी कर देता है कि आपको जो करना है कर लो, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसके बाद शायद मिस्टर थन को इस बारे में कोई भनक लग गई थी कि क्या वो इनसे अपने पैसे मांगने लग जाते हैं कि इलेक्शन आ रहा है जिसमें कैंपेनिंग के लिए मुझे पैसे वापस चाहिए। मिसेस वादी उनसे थोड़ा टाइम लेती हैं कि थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं जल्दी आपके पैसे आपको वापस कर दूंगी। देन आकर डॉक्टर गोसन से इस बारे में डिस्कस करती हैं। इनके पास सब मिला जुला कर 500 मिलियन ही हो पा रहा था, स्टिल इन्हें 500 मिलियन और चाहिए थे, जिससे कि ये मिस्टर थन को उनका पूरा पैसा रिटर्न कर सकें और अपनी लाबेल इंस्टीट्यूशन को सेव कर सकें। नेक्स्ट डे रात अपने डैड के साथ इनसे लंच पर मिलता है और देन सभी मिलकर रात और काओ के बारे में बातें करने लग जाते हैं। दोनों बचपन के फ्रेंड्स थे और इतने दिनों से साथ रहते रहते उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था, तो इसीलिए अब सभी उन दोनों के शादी की टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। मॉम ऑफ कोर्स ये जानकर काफ़ी खुश होती हैं कि उनकी बेटी ने ऑलरेडी शादी के लिए हाँ कर दिया है। हमारे साइड तो शादी पर गर्ल्स के साइड से बॉयज़ को दहेज दिया जाता है ना, पर यहाँ पर सीन थोड़ा ऑपोजिट ही था। रात के डैड कहते हैं, आप जितना चाहे उतना दहेज डिमांड कर सकती हो, मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और वैसे भी दोनों बच्चे तो हमारे ही हैं। अचानक से इन लेडी के माइंड में बहुत कुछ चलने लग जाता है। पहले तो ये थोड़ा सा नानुकुर करती हैं, लेकिन देन तुरंत बाद ही 500 मिलियन जो उन्हें घट रहे थे उसका डिमांड कर देती हैं। एंड ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी अमाउंट थी, सो ये लोग भी ये सुनकर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। कहाँ से पूछ लिया, इससे अच्छा तो कुछ पूछा ही नहीं होता। इसके बाद रात के डैड उसे कहते हैं कि अब जो भी हो, एक बार जब हमने अपनी जवान दे दी है तो अमाउंट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अब उसे देने से पीछे नहीं हट सकते हैं। रात काव को कॉल करता है, उससे बात करनी चाह रहा था, पर वो बहाना बना देती है कि अपने किसी फ्रेंड के घर पर है, लेकिन यहाँ पर तो ये पेज के साथ एक अलग ही दुनिया में थी। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि इनकी ये सब करते हुए कोई चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। दूसरे साइड हम नादा को देखते हैं जो अपने कस्टमर्स के साथ बिजी थी। नादा बड़े ही प्यार से अपने सभी कस्टमर्स को ट्रीट किया करती थी। उसे एक कॉल आता है एंड देन फिर ये डिलीवरी देने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन जाते जाते नादा अपनी मॉम को एक इन्वेलप पकड़ा जाती है जिसमें उन्हें काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं,
जो नादा ने उनके लिए सेव किया था। इधर ये लड़की आकर काओ के उस प्राइवेट वीडियो को डायरेक्टली रात को दिखा देती है, जो थोड़ी टाइम पहले उसने रिकॉर्ड किया था। और ऑब्वियस था कि किसी को भी बुरा ही लगेगा। रात गुस्से में उससे मिलने पहुंचता है, पर यहाँ आकर भी वो उन दोनों को ऐसे साथ देख लेता है और उसका गुस्सा और भी ज़्यादा पीक पर पहुंच जाता है। इसके क्वेश्चन करने पर काओ फालतू के एक्सक्यूजेज बनाने लगती है, लाइक हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो जस्ट फ्रेंड्स हैं। लेकिन तभी रात उनके पार्सल में कुछ ऐसा देख लेता है जो देखकर तो आगे कुछ और बोलने और पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। सारा मैटर खुद ही समझ आ जा रहा था, जिससे रात को बहुत हर्ट हुआ था। देन फिर वो फुल गुस्से में वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि चाहे जो भी हो इसे तो उससे प्यार था, तो बुरा लगना तो लाजमी था। देन काओ भी उसे पीछे पीछे फॉलो करने लग जाती है। दूसरे साइड घर वापस जाते हुए नादा की गाड़ी बंद पड़ जाती है, मतलब कि उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तो ये किसी से हेल्प लेने के लिए वहीं अगल बगल देखने लग जाती है। इधर ये दोनों फुल रफ्तार में ड्राइव कर रहे थे, तभी काओ के गाड़ी के जस्ट सामने अचानक से नादा आ जाती है। ये देखकर काओ गाड़ी से कंट्रोल खो देती है, जिससे कि उन दोनों का ही यहाँ पर भयंकर वाला एक्सीडेंट हो जाता है। और दोनों की कंडीशन देखने में काफ़ी सीरियस भी लग रही थी। इधर मिस्टर थन आकर काओ की मॉम को धमकी देते हैं कि अगर टाइम पर तुमने मेरे पैसे रिटर्न नहीं किए तो फिर तुम्हारा जो ये प्राइड लाबेल इंस्टीट्यूशन है वो अपने अंडर ले लूँगा। इसके बाद इन्हें कॉल आता है और पता लगता है कि काओ का कार एक्सीडेंट हो गया है। उसे ब्रेन में बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट आई थी और उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल भी थी। लेकिन इस मोमेंट पर भी उसकी मॉम को उसकी नहीं बल्कि उसकी शादी पर मिलने वाले दहेज की टेंशन सता रही थी कि यूँ तुम्हें इंजर्ड नहीं होनी चाहिए थी, अब मैं पैसों का इंतज़ाम कैसे करूँगी। इसके बाद डॉक्टर गोसन आकर उस लड़की को देखते हैं जो काओ के साथ ही हॉस्पिटल लाई गई थी, नादा। नादा जब होश में आती है तो उसका नाम पता पूछने पर उसे कुछ भी याद नहीं था, यहाँ तक कि नादा अपना नाम तक भूल चुकी थी। आगे हमें नादा की मॉम को दिखाते हैं, जो अपनी बेटी के घर वापस नहीं आने से काफ़ी परेशान लग रही थी। सुबह हो जाती है पर अब तक नादा का कोई अता पता नहीं था। मॉम डीन से हेल्प लेती हैं एंड फिर दोनों जाकर उसे अपने लेबल पर खोजने का और पुलिस में कंप्लेन करने का डिसाइड करते हैं। इधर मिसेस वादी काओ की मॉम इसलिए परेशान हो रही थी क्योंकि उनकी बेटी ब्रेन इंजरी की वजह से अब कोमा में जा चुकी थी और किसी को भी नहीं पता था कि वो कब तक कोमा से बाहर आएगी। मिसेस वादी कहती हैं कि अब जब तक शादी नहीं होगी पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा। डॉक्टर गोसन कहते हैं, क्या लेडी हो यार, कभी तो एक माँ के जैसे बिहेव करो, हर वक्त सेल्फिश बनी रहती हो। तुम्हारी बेटी की तबीयत इतनी ज़्यादा सीरियस है और इसकी टेंशन की बजाय तुम्हें पैसों की टेंशन सता रही है। इस पर ये कहती हैं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ये सारी मेरी टेंशन तो तुम्हें लेनी चाहिए। तभी अपने सामने में यूं नादा को देखकर इनके माइंड में एक अजीब तरह का प्लान घूमने लग जाता है। वो इन्हें हाइट, वेट, होल फिजिक में बिल्कुल अपनी बेटी की जैसी ही लग रही थी और इनके लिए तो प्लस पॉइंट ये था कि नादा अपनी पूरी मेमोरी भूल चुकी थी। सो चीफ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर गोसन से कहती हैं कि मैं चाहती हूँ तुम इस लड़की का प्लास्टिक सर्जरी करके इसे मेरी बेटी काओ का ट्रांसफॉर्मेशन दे दो। डॉक्टर गोसन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक तरह से ये सामने वाले पर्सन से बिना कोई नॉलेज के उसकी रियल आइडेंटिटी को छीनने जैसा था। सो ये करने से ये डायरेक्ट इनकार कर देते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ।
बट मिसेस वादी उन्हें अपने प्यार का हवाला देकर ब्लैकमेल करने लग जाती हैं, जिससे कि लास्ट लास्ट तक डॉक्टर उनकी बात मानने के लिए अग्री हो ही जाते हैं। मतलब कि अब नादा को काव का फेस और उसकी पहचान मिल जाएगी एंड अपनी रियल आइडेंटिटी से बेखबर वो किसी और की लाइफ में जीने लग जाएगी। तो इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। जल्द ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। टेक केयर, बाय।